Good morning, students. Today we are going to learn another management technique after MBO, management by objectives, that is management by exception. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने MBO के बारे में डिस्कस किया था. एक ही नई टेक्निक है विच इज़ डेवलप्ड बाय फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मिस्टर टेलर. अपवाद द्वारा प्रबंध को वैज्ञानिक प्रबंध के पिता टेलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया 19वीं शताब्दी, यस 19th सेंचुरी के एंड में. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध क्या होता है, इस वीडियो के लेक्चर में आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे. प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिए. प्रबंध विद्वान स्टार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्टार, जब कार्यक्रम सही चल रहा होता है तो वहाँ प्रबंधक कार्य नहीं करता है. जब अपवाद अर्थात समस्या, अवरोध और महत्वपूर्णता उत्पन्न होती है या होता है, तब प्रबंधक की आवश्यकता होती है और वह अपने विवेक का प्रयोग करता है. इस प्रक्रिया को या इस कार्य को अपवाद द्वारा प्रबंध कहते हैं. That is a very easy language definition. When work is going well, there is no need of manager. When exception means problem or barrier arises, then the need of manager arise and he uses his own rational. Rational means vivek. This process is known as management by exception. As you very well know, जब सब कुछ सही चल रहा होता है वहाँ पर कोई आकर के खड़ा नहीं होता है. इसका मतलब सब काम सही चल रहा है. मैनेजर अगर इस तरीके से सही काम के पास भी जाकर के चेक करने लग जाएगा तो उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा. इससे वो प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएगा. आप एक एग्जांपल देखिए, अगर सारी क्लासेस में से कोई शोर नहीं आ रहा है, सब क्लासेस में टीचर हैं, इट मीन्स एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल. इंचार्ज मैडम या प्रिंसिपल या डायरेक्टर सर ये सोच के चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि हर क्लासेस में बराबर पढ़ाई चल रही है. लेकिन अनयूजुअली या प्रॉब्लमेटिक तरीके से किसी एक क्लास में से अचानक से बहुत शोर या हूटिंग की आवाज़ें आने लगती हैं, तब नीड अराइज होती है इंचार्ज की. इंचार्ज वहाँ जाती है, क्लास के बाहर खड़े होकर चेक करती है कि वाई द साउंड इज़ कम, ये आवाज़ें क्यों आ रही है, ऐसा शोर क्यों मचाया जा रहा है. तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा. जिस तरीके से किसी भी फैक्ट्री शोरूम के अंदर में अगर हर यूनिट पे फैक्ट्री में मशीन चल रही है, बाकायदा लेबर उस पर काम कर रहा है, रॉ मटेरियल बराबर प्रॉपर यूज़ आ रहा है, व्हेन एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, तो मैनेजर को ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम डिवोट करने की नीड नहीं है. लेकिन सेम पोजीशन पे अगर कोई मशीन प्रॉब्लमेटिक कर रही है या लेबर वहाँ से एब्सेंट हो रहा है या रॉ मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो प्रॉब्लम अराइज हो रही है और मैनेजर को उस प्रॉब्लम पे फोकस करने की ज़रूरत है रादर देन कि वो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ पर भी अपना ध्यान दे. अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं जिससे इसका मीनिंग और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट, इट सेव्स टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी ऑफ मैनेजर्स. यह प्रबंधकों के समय और प्रयासों की बचत करता है, इनको बचाता है. कैसे? मैनेजर को हर जगह पे जाकर के देखने की ज़रूरत नहीं है. अगर उसके पास में 10 लेबर है तो 10 के 10 पास जाकर के वो उनको सुपरवाइज़ करने की नीड नहीं है. उन 10 में से अगर कोई 1 या 2 पर्सन अगर अपना काम समय पे नहीं कर रहे हैं या वो समय पे नहीं आ रहे हैं, तो सिर्फ उन 1 या 2 पर ही फोकस करना है. जितना उसका वर्किंग एरिया है, जितना सुपरविजन एरिया लेस हो जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा. इससे उसके टाइम की और उसकी एनर्जी की बचत होगी. Then the complex problem and issues demanding urgent attention of managers can't be overlooked. गंभीर समस्याएं प्रबंधकों के सामने से चूक नहीं सकती. अगर छोटी मोटी समस्याएं भी मैनेजर्स के सामने आने लगी, बहुत छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम जिन पे ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इससे उसकी टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी. इससे हो सकता है, संभव है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो सच में मैनेजर के ध्यान देने की आवश्यकता है वो ओवरलुक्ड हो जाए, वो ख़त्म हो जाए. 10 से 5 का टाइम है, सुबह से लेकर शाम तक अगर उसने एक जनरल प्रॉब्लम जिनको ज़रूरत भी नहीं थी ध्यान देने की, उन फाइलों को देखने में अगर उसने वो टाइम निकाल दिया, तो हो सकता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल जो सबसे नीचे लास्ट में रह गई है, वो टाइम की कमी होने की वजह से वो उस फाइल को नहीं देख पाए और बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने से वो चूक जाए. तो इस तरीके से MBE पे सिर्फ आपको गंभीर समस्याओं पर ही ध्यान देने के लिए समय पूरा बच जाता है. इट कैन रिड्यूस द डेविएशन ऑफ परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन के अंतर में कमी. जब सब कुछ एवरेज परफॉर्मेंस पे चल रहा है या बिलो अबव एवरेज चल रहा है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैनेजर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, यही तो चाहते हैं हम सब भी.
एक्सेप्शनली अगर आपकी मार्कशीट में, रिपोर्ट कार्ड में हर सब्जेक्ट में मार्क्स 92, 97, 93, 95 हैं, बट पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स हैं 72 या 62, ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स की नज़र उस सब्जेक्ट पे जाती है। जिसमें आप अच्छा कर रहे हैं उस पर इतनी नज़र नहीं जाएगी, लेकिन जिसमें आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम मार्क्स हैं, एक्सेप्शन है, जस्ट ध्यान दीजिए, जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कंपैरेटिवली कम हैं उस सब्जेक्ट पे आपका फोकस जाएगा। तो इस तरीके से अगर उस वाले सब्जेक्ट पे अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हो सकता है उस सब्जेक्ट के मार्क्स भी आपके बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स को कोप अप कर सकें। तो उस तरीके से कि डेविएशन में, डिफरेंस में कमी आएगी। इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। MBE में हर मैनेजर, ईच मैनेजर फोकस ऑन ओनली इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। एक्सेप्शनली जब सब कुछ सही जा रहा है तो मुझे हर एक क्लास के बाहर जाने की नीड ही नहीं है, क्यों मैं अपने टाइम और एनर्जी वेस्ट करूं। लेकिन अगर वहाँ पे मुझे पता पड़ जाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये बहुत नॉटी क्लास है, मुझे इसके पास जा कर के रेगुलर चेक करने की ज़रूरत होती है हर पीरियड में, तो मुझे ज़्यादा आसान हो जाएगा इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट करने में। Then subordinates have better opportunity of using their knowledge and expertise in performing their routine jobs. उसी तरीके से सबॉर्डिनेट्स को भी अपना नॉलेज, अपना ज्ञान अच्छे बहुत ज़्यादा बेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजर उनको बार बार जाके डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। आपका काम सब सही चल रहा है, ये चल रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। जब मैनेजर डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसने आपको अपनी अथॉरिटी दे दी है कि आप अपने हिसाब से रूटीन जॉब्स करो। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, देन कॉल मी, ईदर यू कॉल और आई विल कम टू यू। तो इस तरीके से क्या होता है, मैनेजर्स भी फ्रीडम दे देते हैं सबॉर्डिनेट्स को काम करने की। तो सबॉर्डिनेट्स भी अपने ज्ञान और अपने अनुभव का उपयोग कर पाते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों में। अधीनस्थ अपने ज्ञान व अनुभव का उपयोग अपने दैनिक गतिविधियों में और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन इंस्टॉलिंग इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। हर मैनेजर यही चाहता है कि उसके यूनिट में या उसकी प्रबंधन में सब कार्य सही तरीके से संपादित हो, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। और MBE भी यही कहता है कि हर काम सही चलना चाहिए। जहाँ कोई गलती हो रही है या जहाँ कोई ऊंच नीच आ रही है, तो वहाँ जा कर के उस काम को संभाल करके उसको भी बैलेंस कर दिया जाए। तो ये थी MBE की इम्पॉर्टेंस। अब हम देखते हैं MBE की लिमिटेशंस कि MBE में क्या क्या कमियां हैं। अगर हम सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे तो उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स। हर सिक्के के दो हिस्से होते हैं, दो कॉइन के दो हिस्से होते हैं। जिस तरीके से उसकी इंपॉर्टेंस थी, उसी तरीके से इसकी लिमिटेशंस भी हमारे सामने हैं। दिस अप्रोच प्रमोट्स पर्सनलाइज्ड डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को पावर दे दे कि भाई आप अपने लेवल पे काम कर लीजिए, इसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अपना काम सही तरीके से करो, तो हो सकता है कि वो अनस्किल्ड हो और अपने काम को ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा। उसका एक गलत डिसीजन पूरे संगठन पे भारी पड़ सकता है। तो दिस अप्रोच में बी लॉस टू दी होल ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्सन का एक गलत डिसीजन, क्योंकि हो सकता है वो केपेबल नहीं हो, लेकिन क्योंकि मैनेजर ने पावर दे दी है कि तुम अपने हिसाब से काम कर लो, मेरे पास तो कोई एक्सेप्शनली प्रॉब्लम हो तो लेकर के आना, तो हो सकता है कि यहाँ पे लॉसेस हो जाएं। इट रिक्वायर्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लीन एंड ब्रॉड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू सो। यस, आपको लगता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हर एक क्लास के पर्सनल एक एक का रिव्यू लिया जा सके, एक एक का देखा जाए कि हाँ भाई ये सब सही चल रहा है, ये सही चल रहा है, लेकिन ये ख़राब चल रहा है। तो इसलिए हर इंडिविजुअल यूनिट पे ज़्यादा मोर फोकस करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, जो कि संभव नहीं है। व्यापक बहुत बड़े क्षेत्र का अवलोकन, सुपरविजन और रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड रहती है। मुझे क्लास के सारे 100 के 100 बच्चों के बारे में रिपोर्टिंग ध्यान रखनी होगी, पूरा डेटाबेस बना के रखना होगा, देखना होगा कौन से बच्चे अबव एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कौन से बच्चे बिलो एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो जो बिलो एवरेज कर रहे हैं उन पे फोकस करके मुझे उनको कहाँ ले जाना होगा, एवरेज और अबव एवरेज। दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सोलो। यस, इट रिक्वायर्स टू मच पेपर वर्क विच मेक इट कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यस, आई डिस्कस्ड यू। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 100 के 100 बच्चों पर एक एक स्टूडेंट वाइज अगर उस पर परफॉर्मेंस दिया जाए तो ऑब्वियसली इसमें टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी आएगी और आपके रिजल्ट्स हो सकता है लेट आए। इट रिक्वायर्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विच मैनी मैनेजर्स डू नॉट वांट। मैनेजर्स अपनी अथॉरिटी सबॉर्डिनेट्स पे छोड़ देते हैं कि ये काम तुम अपने हिसाब से देख लो, मेरे पास तो कोई एक्सेप्शन प्रॉब्लम हो तो ही आना। ऑब्वियसली कोई भी मैनेजर अपने हाथ से पावर को नहीं जाने देगा।
इसीलिए तो वो मैनेजर है, क्योंकि उसके पास पावर है, और इसी वजह से ये MBE वहाँ पे वर्क नहीं कर पाता है, फेल हो जाता है। दिस प्रैक्टिस अज्यूम्स एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन एब्सेंस ऑफ डेविएशन। जब तक कोई डेविएशन नहीं आता है तब तक हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे सब कुछ सही जा रहा है। दिस गिव्स फॉल्स सेफ्टी टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली ये संगठन की गलत प्रस्तुतिकरण करता है। यह विचारधारा अपवादों की प्रस्तुति इस प्रकार से करती है कि बस सब ठीक हो रहा है, ऐसा मान के चलती है। इससे प्रबंधक को झूठी सुरक्षा प्राप्त होती है। अगर किसी भी क्लास में से शोर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या क्लास में पढ़ाई हो रही है? हम ये मान करके चल रहे हैं, हम उठे नहीं, हम जा कर के चेक करने नहीं जाएं। ये एक तरीके से साइकोलॉजिकली हमको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, सिर्फ मन को तसल्ली देने वाली बात है। इस तरीके से MBE की ये कमियां भी हम पर हावी हो सकती हैं अगर सिर्फ MBE ही कोई फॉलो किया जाए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से इस वीडियो को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखिएगा। नहीं समझ में आए तो आप डाउट्स में अपने प्रॉब्लम्स लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डे।